देखो देखो तुम्हारे पास अब अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो ध्यान से, यह आएगा हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमारे मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसके बारे में सीखना है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, देखो सबसे पहले तुमने तो मटेरियल तीन टाइप के सुने होंगे। एक यहां पर हमारे पास आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ना। अच्छा, इनके बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी कि डायमेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं। वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और कैसे मैग्नेटाइज होते हैं? बहुत ही वीक। ठीक, तो उन मटेरियल को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देखो वो मटेरियल, अब यहां बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। अगर मान लो हमारे पास मटेरियल बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो रहा है, किसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो जाए तो वो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक फील्ड, इससे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनते हैं। ठीक है, अगर वो बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में तो फेरोमैग्नेटिक, बहुत वीक मैग्नेटाइज हो तो पैरामैग्नेटिक, और अगर वो वीकली लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब जरा सुना लीजिए, ये तो हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास चैप्टर क्या है किस बारे में। ठीक है, लेकिन तुम्हें इन मटेरियल्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। जो बात हुई है तो बच्चों वाली बात थी, ठीक है, तुम हाई स्कूल इंटर में पढ़ के आए होगे। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अभी बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा कि हमारे पास इन मटेरियल्स में और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बहुत सारी इसमें थ्योरीज पढ़नी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इतना हाईली मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, अलग अलग टाइप की। उसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस जाननी पड़ेगी। जरा उन डेफिनेशंस को सुनिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, उनको देखते हैं। ध्यान रखना, कुछ डेफिनेशंस या कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में तुम्हें 12th क्लास से कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, या इवन यहां पर भी पढ़ के आ रहे हो तो उनके कुछ केवल टर्म्स आए हैं, सिंबल्स आए, बहुत ज्यादा उनका यूज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक से समझाया नहीं गया कुछ भी, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें कई सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और सबसे ज्यादा फिजिकल तौर पे समझ में आएंगी कि इसका फिजिकल मीनिंग होता क्या है। जैसे तुमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, देखो बी मैग्नेटिक इंडक्शन, एच मैग्नेटिक फील्ड, फिर देखा होगा मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सुना होगा, दोनों एक ही बातें होती हैं। फिर यहाँ पर पढ़ा होगा जाई एम, व्हाट इज जाई एम, ठीक है, ये पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे होते हैं, व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनफैक्ट व्हाट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इन सबके टर्म सीखेंगे कि कौन सा टर्म हमारे पास क्या बताता है। ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात करें, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशंस तुम्हें 2-2, 4-4 लाइन में सबकी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आप ध्यान से देखना। आज की क्लास जरा इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, अगर ये तुम्हें समझ में आएगी सारी डेफिनेशंस, हर एक टर्म का मतलब, तब जाकर के जब वो मटेरियल्स कराएंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, तब उनमें जाकर के अप्लाई कर पाओगे। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे जाई लिखा था, जाई, ठीक है, ये हमारे पास सिंबल होता है जाई एम, ठीक है, XAI, जाई पढ़ते हैं इसको। ठीक, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इससे समझ में क्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा F, तुरंत समझ में आएगा फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करने लगा, दिमाग में एक इमेज बन गई कि एक बॉडी होगी, उस पर अगर हम इस तरह से पुश करेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ पुश एंड पुल, बच्चों नहीं पढ़ते आ रहे थे। देखो, इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत इमेज आ गई, व्हाट इज दिस, इसका फिजिकल अपीयरेंस आ गया, मीनिंग आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन पढ़ के तो तुम ये भी आए हो, लेकिन क्या इसका फिजिकल अपीयरेंस आया? जाई एम लिखते क्या दिमाग में कुछ इमेज बनी कि ये क्या है, कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्हीं के बारे में सीखेंगे। और ध्यान सुनना,
अगर ये बातें सीख गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो तीनों मटेरियल है उन तीनों मटेरियल्स में इनकी वैल्यूज क्या क्या होने वाली हैं। जैसे अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक के लिए जाई एम की वैल्यू नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू। पैरामैग्नेटिक के लिए जाई एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कैसी होगी, स्मॉल होगी। फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कैसी होती है, लार्ज वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? ये इस तरह से हमारे पास ये लार्ज वैल्यू आती है। अब ये सब कैसे आता है? अगर इसका फिजिकल मीनिंग पता होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत तुम्हें समझ में आएगा, तुम खुद ही आंसर करोगे। जैसे तुम्हें इतना पता है व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक। ये बात तुम्हारे दिमाग में होगी, तुम्हारे फ्रेम में होगी, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 3-4 साल से तुम जानते ही हो इन मटीरियल्स को, ठीक है। लेकिन अब इनके लिए और इन डेप्थ नॉलेज लेंगे तो हम उससे कैसे ले पाएंगे, तो इसके लिए इन सिंबल्स को जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके नाम लिखते हैं कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, फिर शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है बी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। एक आता है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे लिखते हैं, बी, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहां पर आती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम एच से लिखते हैं, ठीक है। और जरा सुनो, और इसमें क्या क्या होता है, इंडक्शन फील्ड। फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पर होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो देख रहे हो ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास इसका सिंबल या तो आई होगा या फिर एम होगा, ठीक है। कैपिटल एम लिखते हैं, ध्यान रखना, दोनों सिंबल एक ही होते हैं। ये भी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बताता है, ये भी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बताता है, ठीक है। क्या होता है भी देखेंगे सब। देखो और हमारे पास क्या आता है, अच्छा इसी में हमारे पास आ जाती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको हम कहते हैं म्यू आर। जब रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो ध्यान रखना इसी के साथ तुम्हें म्यू भी बताएंगे और म्यू नॉट भी बताएंगे। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम एंड इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। आगे देखो, इसके बाद हमारे पास आएगी ससेप्टिबिलिटी, इसको हम यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। वही जो अभी देख के आए थे, जाई एम, जैसा सिंबल बनाया वैसे ही बनाना, ठीक है। वैसे अब तो पेपर ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें प्रिंटेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज्यादा। ये हमारे पास जाई एम, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखो ये सारी हमारे पास डेफिनेशन आ गई, ठीक है, ये सारे हमारे पास नेम आ गए डेफिनेशन के। अब थोड़ा टॉपिक समझने की बात करते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब जरा सुनो क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। अच्छा जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो क्या होगा जरा समझना, अगर यहां पर तुम कोई मटेरियल रखो तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। कंडीशन, ये मटेरियल मेटेलिक होना चाहिए, ठीक है, नॉन मेटेलिक ना मैग्नेटाइज करते रहना, ठीक। देखो अगर हम यहां पे कोई मेटेलिक मटेरियल लेते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज होगा, और जब मैग्नेटाइज होगा तब ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आती है, ठीक है। देखो इनके बारे में जरा समझो, देखो ध्यान से, ये देखो चलो देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक, ये हमारे पास मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अच्छा मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, तो अब एक बात समझते हैं, बहुत ध्यान सुनना, हम यहां पर बार बार टर्म क्या यूज कर रहे हैं, यहां मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो, अभी तक जो कुछ भी पढ़ के आए हो, क्या तुमने कहीं पर एच पढ़ा, कहीं पर भी एच सिंबल नहीं देखा होगा तुमने, सिंबल यहां पर केवल बी देखा होगा हर जगह पर, ठीक है, हर जगह यहां बी सिंबल देखा होगा, ठीक है। अब जरा सुनना, बी में और एच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनो।
देखो, जब यहां पर कोई मैग्नेट है, ठीक है, उस मैग्नेट से जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, हम उनको कहते हैं एच, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, किसी मैग्नेटिक मटेरियल से जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास बाहर निकल रही हैं, उनको हम कंप्लीटली क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, तो अब बी क्या होता है? देखो ध्यान से, इस मैग्नेटिक फील्ड का, और ध्यान सुनना, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्सा इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज हो रहा है, ध्यान सुनना, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्सा इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज हो रहा है, उसे कहा जाता है बी मैग्नेटिक इंडक्शन। जरा इंडक्शन का मतलब याद करो, इंडक्शन का मीनिंग ढूंढो। देखो, हमारे पास इंडक्शन होता है जब हमारे पास किसी एक मटेरियल में कुछ चेंज हो रहा हो, या किसी एक सर्किट में चेंज हो रहा हो, उससे जुड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से पास हो और उसमें चेंज करवाए, तो वहां पर हमारे पास टर्म यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमारे पास एक में होने वाले प्रोसेस का इफेक्ट दूसरे सर्किट में होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर एक सर्किट में होने वाले प्रोसेस का इफेक्ट उसी में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मतलब इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन बेसिकली होता है किसी प्रोसेस का किसी दूसरे सर्किट में इफेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। सोचो, अभी जो मटेरियल दिख रहा है, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या इस मैग्नेट के साथ चिपकाना पड़ेगा? क्या इस मैग्नेट के साथ टच कराना पड़ेगा? नहीं। इस मैग्नेट को, मटेरियल को दूर रखोगे, मैग्नेट को दूर रखोगे, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, वो क्या करेंगी? इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लेंगी। ठीक है, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देंगी। तो अब जरा सुनना, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखना, मैग्नेटिक, पूरी मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्सा, ध्यान सुना, पूरी मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्सा इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज होगा, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ये बात समझ नहीं यहाँ पे? अब ध्यान सुनो, अच्छा, पूरी मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा हिस्सा इसको मैग्नेटाइज कर रहा है? ध्यान सुनना, कौन सा हिस्सा इसको मैग्नेटाइज करेगा? सुनो, अगर हमारे पास इसको मैग्नेटाइज करे तो क्या हुआ? विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। इसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है? मैग्नेट में जो प्रोसेस हो रहा है, मैग्नेट के प्रोसेस की वजह से इस मटेरियल में चेंज आएगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? इंडक्शन का। अब इंडक्शन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड यूज हो गई, उसी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब जरा सोचो, बी में और एच में बड़ा कौन होगा? ठीक है, सोचो, बी में एच में बड़ा कौन? तुरंत आंसर निकलना चाहिए, एच बड़ा होगा। एच इज द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड विच इज एमिटेड बाय अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट से निकलने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड एच होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्सा किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज होगा, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो एच होगा वो बड़ा होगा बी से। अच्छा देखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला देखा होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। ये देखा कि नहीं देखा? बोले, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ये देखा कि नहीं देखा? अब जरा सुनो, जरा म्यू नॉट के बारे में बात करूं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये याद है कि नहीं याद है? अच्छा, 10 की पावर -7 माइनस लगाया, मतलब यहाँ का क्या होगा? अपॉन मिलाएगा तो +7। तो पहले तो एक बात सोचो, ये जो म्यू नॉट है ये 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, अब सोचो, अगर 1 से बहुत छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो h है ये अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा। मतलब जब h को छोटा करोगे तो क्या मिल रहा है? b। बोले, बात समझ नहीं यहाँ पे? अब B और H में कभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अब देखो, एक सबसे जरूरी बात आती है कि अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते आ रहे थे और उसमें B क्यों लिख रहे थे? ये ध्यान सुना, वो एक टर्मिनोलॉजी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि F में मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक इंडक्शन में कोई बहुत खास अंतर नहीं होता है। हम इन जनरल इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, जो इंडक्शन दिख रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हमने चैप्टर के शुरुआत में तुम्हें नाम बिल्कुल क्लियर कर दिया था, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्यों लिखवाते हैं जरा समझना। हम उसमें सिंबल बी क्यों यूज करते हैं? बार बार लिखते मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन सिंबल बी क्यों यूज करते हैं? सिंबल बी ये दिखाता है कि हमें केवल उतनी ही फील्ड से मतलब है जो हमारे पास इंडक्शन में काम आ रही है। सोचो जरा ध्यान से, एक सोलेनॉइड यहां पर है, एक सोलेनॉइड यहां पर है, तो पहले सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक, अब सोचो, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, तो क्या उसका पूरा का पूरा हिस्सा दूसरी वाली सोलेनॉइड को मैग्नेटाइज कर पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी, कुछ इस तरफ आ रही होगी, कुछ ऐसे ऊपर से सर्कल बना रही होगी। पूरी मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा इस दूसरी वाली सोलेनॉइड को क्या करेगा?
मैग्नेटाइज करेगा। बोलो बात समझिए यहाँ पे, पूरी सोलेनॉइड का पूरी मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा दूसरी सोलेनॉइड को मैग्नेटाइज करेगा। तो हमें केवल उतनी मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है जो दूसरी सोलेनॉइड को मैग्नेटाइज करने में काम आ रही है। इस वजह से हम वहां पे सिंबल का यूज करते हैं बी, मतलब उसे लिख भले ही देते हैं फील्ड, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में हम यूज किसका करते हैं, हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शन का, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड के केवल उस हिस्से की जरूरत होती है, केवल उस पोर्शन की जरूरत होती है जो दूसरे मटीरियल्स को मैग्नेटाइज करने में यूज हो रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। आगे देखिए, अब एक काम करो जरा, ये तुम्हारे पास थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। जैसे हमने बी के बारे में बताया तो तुम्हारा पहला काम है वीडियो पॉज करके डेफिनेशन पढ़ो बी क्या होती है। तुम्हें तुरंत मिलेगा कि हमने बी के बारे में लिखा होगा, इट इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अनदर सब्सटेंस। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, पढ़ो जरा। जो दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में यूज होता है वो कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी देख लो, बी और एच में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कराने पर बी मिलता है। म्यू नॉट एक बहुत छोटी वैल्यू है, 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। जब 1 से बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तो बी मिलेगा, मतलब जब एच को छोटा कर दोगे तब यहां पर हमें बी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो देखो, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जरा इसके बारे में समझ लो। देखो हमारे पास आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, तुम्हारे नोट्स में भी शायद इसी ऑर्डर में है। तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद आ जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। तब जरा सुनना, ये जो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी है इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। ठीक है, तो देखो बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ मीडियम एंड बी नॉट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फ्री स्पेस। लिख लेना, अगर ना लिखा हो तुम्हारे नोट्स में तो लिख लेना। बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ मीडियम एंड बी नॉट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ फ्री स्पेस। ठीक, लिख लिया। देखो आ गया। अब यहां पर और क्या देखना है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मीडियम का मतलब क्या हुआ। देखो ध्यान से, अगर मान लो हम यहां पर कोई मीडियम रख दें, वही अपना मटेरियल, ठीक है, तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी वो क्या है, बी। इतनी बात क्लियर, एक मिनट। ठीक, देखो यहां पे अगर हम यहां पे कोई मटेरियल रख दे, कोई एक्सटर्नल मीडियम रखे, तो उस मीडियम को मैग्नेटाइज करने में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी वो क्या होगी हमारे पास, बी। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर मान लो हम ये मीडियम ना रखें, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर होगा एयर या वैक्यूम। लेकिन अब जो हमारे पास मैग्नेट है, सोचो वो आसपास की एयर को भी क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फ्री स्पेस है वो हमारे पास बी नॉट होता है। ठीक है, बी नॉट क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास यूज हो रही है आसपास की एयर को मैग्नेटाइज करने के लिए। अब तुम्हें ये बहुत छोटे लेवल पे नहीं पता चलेगा, बहुत छोटे मैग्नेट पे नहीं पता चलता है, लेकिन अगर बहुत बड़े मैग्नेट देखोगे तो उसमें साफ साफ इफेक्ट दिखता है कि आसपास की जो एयर है या जो हमारे पास रीजन है वो भी क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मीडियम या मटेरियल, ये आता है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर है यहाँ पे। और इसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होगा हमारे पास, म्यू आर के बराबर होगा। इट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। इतनी बात क्लियर। अच्छा एक बात समझना, ध्यान सुनना, जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसका एक फॉर्मूला तुमने और देखा होगा। देखो जरा ध्यान से, तुमने एक फॉर्मूला म्यू आर का और देखा होगा जो होता है हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, देखो अब ये जो म्यू अपॉन म्यू नॉट है ये कहां से आता है, जरा सुनना। जो इतना पढ़ के आए हो अब वहीं से तुम्हें यहाँ पे आंसर निकल आएगा कि जो म्यू आर है ये म्यू अपॉन म्यू नॉट कैसे होता है। देखो ध्यान से। अच्छा, बी के बारे में तुम्हें बताया था कि हमारे पास बी क्या होता है, बी हमारे पास होगा म्यू नॉट एच। अच्छा, जो यहाँ पर यार बी हमारे पास होगा म्यू एच, और यहाँ पर जो बी नॉट देख लो, बी नॉट किसके बराबर होगा, ये हमारे पास म्यू नॉट एच के बराबर होगा। देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पर, बहुत ध्यान सुनना, जब हम यहाँ पर फ्री स्पेस का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू एच। तब हमारे पास फ्री स्पेस की परमेबिलिटी आएगी। जब हम यहाँ पर किसी मीडियम का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे तो वहां मीडियम की परमेबिलिटी आएगी। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मीडियम की परमेबिलिटी आएगी। आगे जरा सुनो,
यहाँ पर आ गया B बराबर म्यू इंटू एच और B नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो। अब ये जो दो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू उठा करके रखो तो देखो हमारे पास म्यू आर क्या आ जाएगा, B की जगह रखोगे म्यू इंटू एच, ये आ गया हमारे पास म्यू इंटू एच। B नॉट की जगह क्या रखोगे, आ गया हमारे पास म्यू नॉट इंटू एच। इतनी बात क्लियर। यहाँ एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये म्यू आर आ गया हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये आ गया हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा देखो अब एक क्वेश्चन बनना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एक क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर दोनों में एच एच क्यों आ गया। सोचो, अगर हम यहां पर किसी मीडियम को मैग्नेटाइज करें या फिर हम किसी फ्री स्पेस को मैग्नेटाइज करें, दोनों हमारे पास होंगे तो इसी मैग्नेट से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसी को तो एच कहा जाता है। सोचो जरा ध्यान से, मैग्नेट से हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसी को तो एच यहां पर कहा जाता है। तो यहां पर एच ही क्या करेगा, एच हमारे पास ही किसी मीडियम में मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करेगा और एच ही हमारे पास किसी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट कराएगा। तो इसी वजह से दोनों में क्या रखा है, एच रखा है। लेकिन जब मीडियम की बात करोगे तो वहां पर परमेबिलिटी ऑफ मीडियम यूज होगा, जब फ्री स्पेस की बात करोगे तो वहां पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यूज होगा। बोलो समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया B बराबर म्यू इंटू एच और B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, जहां पर म्यू आर हमारे पास क्या है, म्यू आर बराबर हमारे पास है म्यू अपॉन म्यू नॉट। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास था रिलेटिव परमेबिलिटी। तो जरा सुनो, रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास दो मैग्नेटिक इंडक्शन का रेशियो होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ मीडियम एंड मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, लेकिन इनको जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करोगे तो दोनों में एच और एच सेम आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, म्यू, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट। क्यों, जब हम यहाँ पर किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम यूज होगा, जब फ्री स्पेस की बात करी जा रही है तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। मीडियम हो चाहे फ्री स्पेस हो, दोनों को मैग्नेटाइज करने का काम कौन कर रहा है, एच। एच क्या है, एच हमारे पास वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे मैग्नेट से निकल रही है। इतना समझना है सभी को, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, सारे टर्म्स क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास दो परमेबिलिटी का भी रेशियो होती है। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास दो परमेबिलिटी का भी रेशियो होती है। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, देखो दो टर्म होते हैं, ये सारी बातें हटा दो, यहां से सब हटा दो। देखो यहां पर हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक तो है हमारे पास परमिएबिलिटी, ठीक है, विच इज म्यू या फिर म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा, और दूसरा आता है हमारे पास परमिटिविटी, जिसको हम कहते हैं एप्साइलन। ठीक है, म्यू या फिर म्यू नॉट, एप्साइलन या फिर एप्साइलन नॉट। ठीक है, अब जरा इनके बारे में समझो। देखो यहाँ पे इनके नाम बहुत ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे वर्ड देखोगे तुम्हें अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा। परमिएबल, ये सुना, देखो परमिएबिलिटी किससे बना है, परमिएबल से बना हुआ है। परमिएबल मतलब क्या होता है, भेद्य, जिसको भेदा जा सके। दैट मटीरियल इज परमिएबल, मतलब इस मटीरियल को भेदा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या हमारे पास परमिटिविटी, परमिटिविटी हमारे पास वर्ड बना हुआ है परमिट्स। परमिट मतलब क्या होता है, गुजरने की अनुमति दे देना, ये तो होता है परमिट। देखो यहाँ पे इन्हीं दोनों शब्दों के मतलब निकालोगे तो तुम्हें यहाँ पर इनके मीनिंग पता चल जाएंगे। अब ये जो हमारे पास सिंबल है, सिंबल बताते क्या है, देखो जरा, ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, सोचो अलग अलग मीडियम मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग क्वांटिटी को भी तो परमिट करेगा। क्या हर मटेरियल से या हर मीडियम से सेम मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी, या सेम मैग्नेटिक फील्ड उसके आर पार जा पाएगी, या सेम तरीके से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा? नहीं, परमिएबिलिटी बताती है कि वो मटेरियल कितना देखो वो मटेरियल कितना परमिएबल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, ध्यान सुनना, परमिएबिलिटी क्या बताती है, परमिएबिलिटी म्यू की वैल्यू बताती है कि वो मीडियम किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना परमिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना पेनिट्रेट कर सकती है, उसको कितना अंदर तक मैग्नेटाइज कर सकती है, ये हमारे पास म्यू बताता है। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? तो ये हमारे पास बेसिकली बस इतना बताता है परमिएबिलिटी, कि उस मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा उसको अंदर की तरह उसके अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, आगे, या उस मटेरियल को कितना ज्यादा पार कर सकती है, आर पार जा सकती है। समझ में आएगी नहीं यहाँ पे?
अब देखो यहाँ पर हमारे पास आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी बना है परमिट से, ये भी हमारे पास वही चीज है। परमिटिविटी मतलब क्या, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, कोई मीडियम मटेरियल, ठीक है, कितनी परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास होने में, ठीक है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। इतनी बात क्लियर है। तो ध्यान सुन, परमिएबिलिटी या परमिटिविटी एक तरह से हमारे पास एक कॉमन सेंस जनरेट करती है कि जो अलग अलग मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। उन अलग अलग रिस्पॉन्स की वजह से हमारे पास अलग अलग वैल्यू आई, ठीक है। देखो, जो मटीरियल ज्यादा परमिट करने देते हैं उनके लिए अपने आप हमारे पास इनकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो मटेरियल हमारे पास कम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं उनके लिए वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाती है उस हिसाब से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? अब बोले बात क्लियर है यहाँ पे? देखो ध्यान से, चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो, क्या क्या देख लिया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गई, ये दोनों चीजें हो गई। जरा इनके बारे में समझ लो। देखो हमारे पास बी की यूनिट क्या होती है, कोई नई बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेस्ला, ठीक है, या फिर क्या होती है हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बी की यूनिट होती है। और जरा सुनो, यहाँ पर परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ध्यान रखना हम परमिएबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारे पास यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है, ध्यान रखना। क्यों? ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, जैसे बी अपॉन बी नॉट, जैसे म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये हमारे पास क्या होती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर है? आगे जरा सुनो, देखो आगे देखते हैं। अगला टर्म हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तुमने देख ली क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कोई मटेरियल है वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करा रहा है उस कंप्लीट मैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, एच के बारे में एक बात समझ लो। देखो यहाँ पर ये गड़बड़ ना करते हैं, जो हमारे पास एच और बी है भैया इनकी यूनिट अलग अलग होती है। जो बी देख रहे हो ये हमारे पास है टेस्ला, इसमें देखो क्या आता है, वेबर। वेबर क्या है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो ध्यान सुनना, केवल वो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स क्रिएट कराए, किसी मटेरियल से पास हो, हम उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहां पर इससे मतलब नहीं है, सोचो यहां पर हमने एक मटेरियल रखा, यहां पूरे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उस मटेरियल से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उन्हें क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर? इसी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो केवल बी से क्रिएट होगा, एच से कभी नहीं क्रिएट होगा। बोलो बात समझ आ रही है? यहाँ पे फ्लक्स की, यहाँ पे जो फ्लक्स आता है, फ्लक्स केवल बी की यूनिट में आएगा और कहीं आएगा। वेबर जो देख रहे हो, वेबर हमारे पास फ्लक्स की ही यूनिट होती है। इतना क्लियर है यहाँ पे? अब आगे जरा सुनो, एच। अब जरा सुनो, यहाँ पे हमारे पास एच क्या आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, एच की हमारे पास यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसका ध्यान रखना, एच की यूनिट हमारे पास एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और ध्यान रखना, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, अब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसकी यूनिट भी हमारे पास एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी जो हमारे पास यूनिट होती है ये भी एम्पियर पर मीटर होती है। कैसे होती है अभी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए नई यूनिट आई है एम्पियर पर मीटर, ये तुम्हारे लिए नई यूनिट आई है एम्पियर पर मीटर। ये कैसे होते हैं अभी इसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है। आगे बढ़े इसमें, चलो देखो, ये सारी यूनिट्स नोट कर लेना। एच की यूनिट क्या होती है, एम या आई आएगा तो उसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। बी की यूनिट तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमारे पास टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। टेस्ला पर मीटर, या सॉरी टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे होता है तुम्हें पता है, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब आगे देखते हैं, देखो हमारे पास एक परमेबिलिटी हो गई, और यहां पर हमारे पास ये दोनों टर्म हो गए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन।
अभी ससेप्टिबिलिटी पे आएंगे, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखा था, अभी उस पे आएंगे। जरा पहले इसको देखो ना, एक मिनट, ठीक है, देखो देखो अब यहाँ पर हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहले जरा इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देखोगे तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो हमारे पास आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन वी। व्हाट इज दिस डीएम? देखो ये जो हमारे पास डीएम है, डीएम होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एक काम करो जरा, वीडियो पॉज करो, पेजेस पलटो और ढूंढो अपनी कॉपी में तुमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां पढ़ा। कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, पता है कहां पढ़ा होगा तुमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? किस तरह से पढ़ा होगा? m इज इक्वल्स टू आई ए, या फिर m इज इक्वल्स टू एन आई ए होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, और उसमें हमारे पास किसी तरह की कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है? उसमें किसी तरह की कोई करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कहां से आएगा? m इज इक्वल्स टू एन आई ए से आता है। ये बात क्लियर है यहाँ पे? मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज द टेंडेंसी विच इज जनरेटेड इन अ मटीरियल विच ऑलवेज टेंड्स टू रोटेट द मटीरियल। मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा लूप है, इस लूप में टॉर्क जनरेट होता है। वो टॉर्क क्या करता है? बॉडी को रोटेट कराने का काम करता है। तो जो रोटेट कराने की टेंडेंसी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो बॉडी को रोटेट कराने में हेल्प करती है, उसी को क्या कहा जाता है? हमें मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर भी हमारे पास जो डीएम है ये भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन वहां पर हम इसको कैपिटल एम से लिखते थे, यहां स्मॉल एम से लिखा। अच्छा, डी से कोई लेना देना नहीं, डी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डी का मतलब तुम्हें पता है क्या है? हमारे पास वेरी स्मॉल क्वांटिटी और कुछ नहीं। लेकिन ये सिंबल कैसे चेंज हो गया? स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। ध्यान रखना है जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है ये हमारे पास कंप्लीट एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब पूरे लूप में लगने वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, इसलिए इसको कैपिटल एम से लिखा है। ये जो स्मॉल एम से लिखा है ये हमारे पास एटॉमिक लेवल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स। अब ये क्यों आता है जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो दर्शक, इसको हम पहली बात तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स कहते हैं, या फिर एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको कहा जा सकता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अगर मान लो हम यहां पे कोई मटेरियल रखते हैं, ठीक है, और यहां पर हमने बिल्कुल वैसे ही एक मैग्नेट रख दिया जिसमें यहाँ पे साउथ पोल है, यहां पर हमारे पास नॉर्थ पोल है, तो अब ये मटेरियल क्या करेगा? सॉरी, ये मैग्नेट क्या करेगा? इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कराएगा। बोलो इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कराएगा। अगर ये मैग्नेट इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करा रहा है तो अब जरा सोचो क्या हो रहा है? इसमें मैग्नेटिज्म क्यों आ रहा है? देखो हमारे पास यहां पर जो एटम्स हैं, इस मटेरियल के जो एटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो पोलराइज हो रहे हैं। एटम्स हमारे पास पोलराइज हो रहे हैं, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? हमारे पास यहां पर हमारे पास कुछ डाइपोल बन रहा है, एटॉमिक लेवल पे डाइपोल बन रहा है, और उसमें हमारे पास माइनस और प्लस चार्ज क्या हो रहा है? ये हमारे पास अलग अलग सेंटर्ड हो रहा है, ठीक है। जो हमारे एटम्स होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने पर उनका पोलराइजेशन होता है, वो छोटे छोटे डाइपोल्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, जिसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये तुमने 12th क्लास में थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अभी यहां पर पूरी थ्योरी आएगी कि हमारे पास ये एटम्स डाइपोल्स में कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अभी आएगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आगे आने वाले टर्म्स में तुम पढ़ोगे, ठीक है, पूरी थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में फिर से। देखो ध्यान से, अब यहां पर जो हमारे पास ये एटम्स के डाइपोल बनते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल जो हमारे पास आ रहे हैं, ये डाइपोल क्या करते हैं? इस मटेरियल के अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराते हैं। सोचो ध्यान से, अगर कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो मटेरियल क्या होता है? वो भी थोड़ी देर में वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है। ये बात क्लियर है ना? कि अगर किसी मेटेलिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो जो मेटेलिक मटेरियल है वो थोड़ी देर में क्या होगा? खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? अब वो जो खुद मैग्नेटाइज हो रहा है कैसे हो रहा है? हमारे पास उसके अंदर जो एटम्स है, ये एटम्स हमारे पास डाइपोल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो हमारे पास डाइपोलर अरेंजमेंट है यही क्या करता है? यही हमारे पास मटेरियल में उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराता है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो हमारे इस मटेरियल में क्रिएट हो रही है। चलो मान लेते हैं इस मटेरियल का वॉल्यूम V है,
तो अब जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, अगर उसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे तो वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, जरा समझना। देखो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये वो वैल्यू है जो बताती है कि हमारे पास हमारा मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है या फिर हो सकता है आगे। ठीक है, देखो चलो हमने यहाँ पे दो टुकड़े ले लिए, एक ये बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और एक ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया। मान लो जो बड़ा सा टुकड़ा है ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक, और ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो ये मान लो आयरन है। इतनी बात क्लियर। अब सोचो, पहले तो एक बात बताओ, इनके साइज को जान दो। पहले तो एक बात, एल्यूमिनियम और आयरन अगर लोगे तो कौन सा मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज होगा और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा? ठीक है, सीधा सा आंसर है आयरन। आयरन हमारे पास एक बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो हमारे पास बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा करें, एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया, आयरन का बहुत छोटा हिस्सा ले लिया, तो अब बताओ इन दोनों में किसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी, कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा? ठीक है, अगर मान लो एल्यूमिनियम कंसिडरेबल क्वांटिटी से बहुत बड़ा है तो एल्यूमिनियम ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। सोचो जरा ऐसे, यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ठीक, हमने एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लिया और बड़ा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, हमने यहां पर छोटा सा एक आयरन का टुकड़ा लिया और बड़ा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? अब सोचो वो छोटा सा टुकड़ा कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है? मान लेते आयरन है, आयरन जल्दी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा कितना मैग्नेटाइज हो सकता है? बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वो जो बड़ा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा है वो अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। भले ही वो मटेरियल अच्छा नहीं है लेकिन क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी तो उसकी ज्यादा है। अब जरा सोचो ध्यान से, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा स्टोर हो चुका होगा। लेकिन अब हमें यह पता है कि आयरन क्या है, ज्यादा अच्छा मैग्नेट है या वो ज्यादा अच्छा फेरोमैग्नेट है। ठीक है, तो अब जरा सुनो, अब ये पहचानेंगे कैसे? हम इसमें एक काम करते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोलैरिटी आई है, अगर उस मैग्नेटिक डाइपोलैरिटी को पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दो, ध्यान सुनना, वो जो मैग्नेटिक डाइपोलैरिटी है अगर उसको पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल दो को तो कंफर्म तौर पे हमारे पास जो आयरन है, आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। और वही स्ट्रेंथ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ध्यान सुनना, हमने यहाँ पे दो टुकड़े लिए थे, एक बहुत बड़ा एक छोटा। अब हमें दिख रहा है कि जो छोटा टुकड़ा वो कम मैग्नेटाइज होगा, बड़ा वाला बहुत बड़ा है तो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये एल्यूमिनियम या आयरन है, हमें पता है आयरन ज्यादा अच्छा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज आसानी से हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर साइज का कंपैरिजन करोगे तो बहुत छोटा है, बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं हो पाएगा, जबकि ये ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर इनका मैग्नेटिक मोमेंट, इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक लेवल का, इनके एटम्स का, अगर तुम इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दो, मतलब इसके मैग्नेटिज्म में इसके छोटे से वॉल्यूम से डिवाइड करा दो, इसके मैग्नेटिज्म में बड़े से वॉल्यूम से डिवाइड करा दो, तो हमेशा इसका जो हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, आयरन का जो इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम आएगा वो ज्यादा निकलेगा। मतलब जो इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसी को क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब किसी मटेरियल की वो इंटेंसिटी जिससे वो मैग्नेटाइज हो सकता है, इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितनी इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है। ये समझना है कि नहीं यहाँ पे? तो अब सोचो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी ज्यादा होगी? जो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है या जो मटेरियल देर से मैग्नेटाइज होगा? सीधी बात, जो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट है, इसमें कैपिटल एम यूज करते हैं, इसमें स्मॉल एम। क्यों? ये जो कैपिटल एम है ये सर्किट के लिए काम करता है, सर्किट के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए, जबकि जो हमारे पास स्मॉल एम यूज हुआ कौन सा डाइपोल मोमेंट है? ये हमारे पास एटम्स का, एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इतना सामने है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं सीनियर। देखो यहाँ पे जरा यूनिट भी देख लो, इसके बाद हटाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था? I इज इक्वल टू डी एम अपॉन वी, या इसमें स्मॉल एम बना लो तो स्मॉल एम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही बात। अब जरा सुनो, यहां पर हमारे पास एम, एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये है, तो जरा सोचो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हमारे पास यूनिट क्या होगी? एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है,
आई और ए ये हमारे पास करंट है, ये आ गया हमारे पास एम्पियर, और ये आ गया हमारे पास एरिया, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पे इंटेंसिटी की यूनिट निकालोगे तो क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कराओगे। तो अगर यूनिट निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर मीटर क्यूब से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, केवल 1 मीटर बचा। तो यहाँ पर जो आई है, अब आई की हमारे पास ये जो यूनिट आएगी वो यूनिट है हमारे पास एम्पियर पर मीटर। ये हमारे पास आ गई एम्पियर पर मीटर। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारे पास यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं सीधे। हाँ अब देखो तुम्हें एक बात और बताई थी कि हमारे पास इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और हमारे पास जो एच होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर ही होती है। ठीक है, अब जरा समझना क्या होता है। देखो हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैग्नेट है, इससे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो क्या है, एच। अब यहां पर कोई मटेरियल रखा है, वो मटेरियल क्या हुआ, वो मैग्नेटाइज हो गया। अगर मैग्नेटाइज हो गया तो क्या होगा, सोचो, अगर वो मैग्नेटाइज हो गया है तो वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सोचो, अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उनका नेचर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसी वजह से जो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आती है वो हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल एच के सिमिलर होती है। यहां पर एच क्या है, एच यहां पर हमारे पास इस पूरे मैग्नेट की क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर, ध्यान समझना। आई और एच इनके हमारे पास बिल्कुल, इनका हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम होता है। क्यों, बहुत ध्यान सुनना। ये जो हमारे पास एच है, एच क्या है, मटेरियल से, मैग्नेट से निकलने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास ये मटेरियल मैग्नेटाइज करा गया, इसमें क्या हुआ, आई स्टोर हो गया, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो स्टोर हो गया। अगर स्टोर हो गया तो कहां जाएगा वो मटेरियल, अगर खुद मैग्नेट बन गया तो क्या करेगा, वो अपना मैग्नेटिज्म रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, मतलब यही आई तो बाहर आएगा। यहां से क्या बाहर आ रहा है, टोटल एच, यहां से क्या बाहर आ रहा है, टोटल आई। तो ध्यान सुनना, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास एग्जैक्ट सेम होता है। एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है, आई की यूनिट भी हमारे पास एम्पियर पर मीटर होती है। बोलो इतनी बात क्लियर, याद रखोगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि बार बार इसकी यूनिट पूछी जाती है, एच की, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट तुमसे पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखो आखिरी यूनिट, आखिरी टॉपिक बचा हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारी डेफिनेशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मटेरियल्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या फिर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होता है जाई एम। ठीक है, इसको एक्स बनाना और ऊपर और नीचे से क्या करना है, कर्व कर देना। ठीक है, एक्स है ये भैया, ठीक है, एक्स एम लिखते हैं इसको। चलो देखो जरा यहाँ पे पढ़ के क्या क्या है। यहां पर हम पढ़ के आ चुके हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको या तो हम कैपिटल आई लिखते हैं या फिर कैपिटल एम लिखते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान रखना दोनों तब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तुम्हारे पास प्रिंट होकर के। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है वो क्या देना चाहता है। आगे देखो, अब ये हमारे पास होता किसके बराबर है, ये आगे हमारे पास डीएम अपॉन वी के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास होता है एटॉमिक डाइपोल या एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास आई बराबर क्या है, डीएम अपॉन वी, एम बराबर है हमारे पास डीएम अपॉन वी। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अच्छा एक बात बताना,
ये जो हमारे पास m है ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ? m या i एक ही बात है। यहां पर हमारे पास जो m है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? फिर से देखो हमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास मटेरियल, ये हमारे पास मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तभी तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तभी तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जरा सुनो, ये मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रही है। ध्यान रखना, दोनों सिंबल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के, या तो कैपिटल आई या तो कैपिटल एम। वो जो तुम कैपिटल एम पढ़ते थे वो क्या था हमारे पास? वो था हमारे पास NIA। NIA मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, NIA मतलब नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट इनटू एरिया। ये हमारे पास होता है NIA, ठीक है। ये जो तुम M पढ़ते हो ये क्या होता है हमारे पास? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ करंट कैरिंग लूप। एक ऐसा लूप जिसमें एरिया हो, जिसमें करंट हो, तो उसमें जो हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसे कैपिटल एम से लिखते हैं। यहां पर जो हम कैपिटल एम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है? यहां पर हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो तुम अभी अभी पढ़ के आए हो। बहुत फर्क रखना दोनों में, ठीक है। वहां पर जो हम पढ़ते थे लूप, तो लूप में क्या होता था? ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता था, ठीक है। किसका? लूप का। जब यहां पर पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये जो स्मॉल m दिख रहा है, यहां पर स्मॉल m हमारे पास जो दिख रहा है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका? वो भी एटम्स का। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई परेशानी किसी को? सारे सिंबल क्लियर है कि नहीं क्लियर है दिमाग में? देखो ध्यान से, ये हमारे पास कैपिटल m, यहां पर कैपिटल m क्या है? यहां पर कैपिटल m इस मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितनी इंटेंसिटी से ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक। ये मैग्नेट क्या निकाल रहा है? H। ध्यान सुनना, मैग्नेट क्या निकाल रहा है? H क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये H है भैया, ये मैग्नेट क्या निकाल रहा है? H, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस छोटे से मैग्नेट की जगह, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट रख दे जिसमें यहां पे नॉर्थ और साउथ होगा, तो बताओ ये H क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं? यहां पर जो इंटेंसिटी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ी है तो एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। सोचो, हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज क्यों हो रहा है? हमारा मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो अब जरा सुनो, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हमारे मटेरियल में क्रिएट होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान से देखो, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है कि ये जो m है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही सभी को कि नहीं आ रही है? ये समझ में आया कि नहीं आया? या चाहो तो तुम इसको लैंग्वेज में भी पूरा लिख सकते हो। यहां पर आएगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। हाँ, ये बात कंफर्म है, ध्यान सुनना, ये बात कंफर्म है कि कोई मटेरियल एक लिमिट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, वो उस लिमिट से ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी जरा सोचो, जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड तो करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर। चलो हमने एक मटेरियल लिया फेरोमैग्नेट, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा मैग्नेट ले लिया, बहुत छोटा सा मैग्नेट। ये क्या है? मेटल, आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। यहां पर क्या लिया? एक छोटा सा मैग्नेट। ये छोटा सा मैग्नेट छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल कुछ मैग्नेटाइज होगा। एक थोड़ा बड़ा मैग्नेट ले लो तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। बात क्लियर है यहाँ पे? और बड़ा मैग्नेट ले लो तो जो मटेरियल था ये और ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ा मैग्नेट ले लो, ठीक है, तो ये मटेरियल फुल मैग्नेटाइज हो गया। अब सोचो, उस बहुत बड़े से भी बहुत बड़ा मैग्नेट ले लो तो अब ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ? ये इसके पहले वाले केस में फुल मैग्नेटाइज हो गया है। मैग्नेटाइज होने की एक लेवल होता है, ठीक है, कि किसी मटेरियल को, ऐसा नहीं कि किसी मटेरियल को तुम बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करते चले जाओ, तुम एक तो सुपर पावर मैग्नेट बना के रख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है कि तुम उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हो, लेकिन अगर उस लिमिट के अंदर रहो तो उस लिमिट के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। बोलो ये बात समझ आएगी?
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात समझ में कि नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर यहाँ पे। अब ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं जाई एम। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है m इज इक्वल टू जाई एम इंटू एच। यही होती है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सोचो इसका फॉर्मूला क्या है, h को नीचे ले आओ, ये आ गया हमारे पास m अपॉन एच। ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटीरियल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जाई एम इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटीरियल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इनटू इट। इतनी बात क्लियर है? ये जो हमारे पास m अपॉन एच होता है यही किसके बराबर होता है? तो जाई m के बराबर होगा। ठीक है, और जरा सुनो, अब ये जो m अपॉन एच है, ठीक है, ये बताता क्या है? बहुत ध्यान सुनना। ये m अपॉन एच की जो वैल्यू होती है वो ये बताती है कि हमारा मटेरियल कितना अच्छा फेरोमैग्नेट है या कितना अच्छा पैरामैग्नेट है। मतलब फेरोमैग्नेट क्या होते हैं? फेरोमैग्नेट हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जिसके लिए जाई एम की वैल्यू ज्यादा होगी, बहुत ध्यान सुनना, वो उतना अच्छा फेरोमैग्नेट होगा। कैसे? देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक मैग्नेट लिया, बिल्कुल वैसे नॉर्थ और साउथ, ये हटा दें साइड वाला सब। देखो ध्यान से, ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। ये हमने यहां पर एक मटेरियल ले लिया। ठीक है, चलो यहां पर दो मटेरियल ले लेते हैं। एक मटेरियल यहां ले लिया, एक मटेरियल यहां ले लिया, दोनों सेम साइज के ले लिए। ठीक है, बस फर्क क्या है? एक एल्यूमिनियम है और दूसरा आयरन है। आयरन बहुत अच्छा, ध्यान रखना, आयरन हमारे पास बहुत अच्छा फेरोमैग्नेट होता है। ठीक है, फेरो का मतलब यहीं से निकला आयरन से। ठीक है, Fe फेरो। तो आयरन हमारे पास एक बहुत अच्छा फेरोमैग्नेट है, जबकि एल्यूमिनियम नहीं है। तो अब जरा सुनना क्या होगा, जब तुम यहां पे इन दोनों मटेरियल को इस मैग्नेट के सामने रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों मटेरियल से एक जैसी पास होगी। अगर ये दोनों मटेरियल से एक जैसी पास हो रही है तो अब जरा सुनो क्या हो रहा है। ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, जबकि जो दूसरा मटेरियल है ये क्या होगा? पैरा या डाईमैग्नेटिक होगा, ये कम मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, जो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जरा सुनना, यहां बाहर से क्या अप्लाई हो रहा है? H। इसमें क्या होगा? इस मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम में मैग्नेटाइजेशन आएगा। ठीक है, इसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा जो इसकी वजह से क्रिएट होगा। चलो मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m1 है और इसकी आयरन की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m2 है। तो एक बात करते हैं, मान लो हमने यहां पर जाई m निकाला एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? m1 अपॉन एच। और अगर तुम यहां पर यही आयरन के लिए निकालो तो क्या आएगी वैल्यू? ये आ जाएगी हमारे पास m2 अपॉन एच। बोलो समझ में आ रहा है? ये तो तुम यहां पे जाई m निकालोगे, एल्यूमिनियम के लिए क्या आ जाएगा? m1 अपॉन एच, और आयरन के लिए आ जाएगा m2 अपॉन एच। अब एक बात बताओ, h तो दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, इतना क्लियर है यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो m1 और ये m2 है ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर ये आयरन है तो आयरन में मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में मैग्नेटाइजेशन कम होगा। जहां मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हुआ वहां की ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। इतनी बात क्लियर? मतलब ससेप्टिबिलिटी होती क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल। ये मटीरियल की क्वालिटी का मेजर है कि कोई मटीरियल कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है। ठीक है, जितना अच्छा कोई अगर मटीरियल जो अच्छा मैग्नेट बन सकता है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। कोई ऐसा मटेरियल जो अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता, ठीक है, एक खराब मैग्नेट बनेगा, तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम होगी। ध्यान रखना, ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कैसे करोगे? ससेप्टिबिलिटी इज द, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द मटीरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज इजिली। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ये देख रहे हो, ये हमारे पास जाई एम किसी मटेरियल की क्वालिटी को बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सारी डेफिनेशंस क्लियर हुई यहाँ पे सभी को? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देख लो जिसको जो देखना हो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और देख लो। अब देखो, तुम्हें पता था
कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इन दोनों का नेचर सेम होता है। बहुत ध्यान सुनना, जो मैग्नेटाइजेशन होता है और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, इन दोनों का नेचर सेम होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है और इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। अगर दो सेम यूनिट की क्वांटिटी का रेशियो लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो जाई एम के बारे में याद रखना, ऑब्जेक्टिव का बहुत मनपसंद क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस, डी लेस मतलब डायमेंशन लेस हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इतना लिख लेना। ठीक, आगे देखो, अब यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आता है। ठीक है, एक हमारे पास रिलेशन आता है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सीख लो क्या होगा। हमारे पास जो रिलेटिव परमेबिलिटी है और हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, इनमें हमारे पास एक रिलेशन आता है। इस रिलेशन को जरा समझ लो, 12th का ही रिलेशन है, कुछ अलग बात नहीं है। यहां पर बस हमारे पास होता है जो म्यू आर होगा वो हमारे पास 1 प्लस जाई एम होगा। ठीक है, ये जो तुम म्यू आर देख रहे हो ये हमारे पास 1 प्लस जाई एम होता है। ठीक, अच्छा जरा सुनो, ये हमारे पास रिलेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस रिजल्ट को याद रखें। खैर अभी आज को नहीं, अगले टर्म पे इस रिजल्ट को एक बार प्रूफ भी करवा देंगे। है जरा सा, ठीक है, 3-4 स्टेप का ही है। ठीक है, आसान सा है, लेकिन बस दिक्कत उसमें याद आती है। एक हमारे पास रिजल्ट आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, और हमारे पास ये होता है म्यू नॉट लगाना। ठीक है, याद आएगा हमारे पास म्यू नॉट H प्लस एम, और हमारे पास B बराबर होता है म्यू, और ये केवल H आ जाता है। ठीक है, ये जो दो रिजल्ट लिखे हैं, ये दो रिजल्ट नहीं समझ में आते। जरा डेरिवेशन देखना, डेरिवेशन शुरुआत यहीं से हुई होगी, यहां पर B का फॉर्मूला, यहां पर B का फॉर्मूला, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके ही इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म को तुम रट लो, ठीक है, तो फिर कंबाइन करके यहां तक पहुंच लोगे, तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेकार की कैलकुलेशन है बच्चों वाली, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन जब अगले टर्म पे आएंगे तो अगले टर्म पे सबसे पहले इन्हीं दोनों रिजल्ट को समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। ध्यान रखना, आज का जो टर्म था, आज का टर्म तुम्हारा समझने वाला था, थोड़ा स्लो चला था, तुमने यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा नहीं सीखा, लेकिन 3-4 डेफिनेशन सीखी है। ठीक है, अगले टर्म से जब आओगे, अगले टर्म से तुम्हारा काफी कुछ पढ़ा हुआ होगा फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, अगले टर्म पे जो कुछ भी आज पढ़ाया है, इन्हीं सबका एप्लीकेशन दिखाएंगे कि वहां पर कैसे अप्लाई करो और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो बाकी फिर अगले टर्म पे।